हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेज नंबर 4 का क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर 4 में देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो देखिए कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। तो देखिए ये सब का आंसर मैंने ऑलरेडी जब क्लास लिया था, लाइव क्लास, उसमें बता दिया है, लेकिन और एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए पदार्थ का परिभाषा हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं, जिसका आयतन होता है। ओके, जिसका आयतन होता है और जिसका अपना खुद का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुर्सी का अपना आयतन है, ओके, और जगह भी घेरता है, साथ में वायु भी पदार्थ है। और थर्ड देखिए स्नेह, स्नेह इसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही इसका कोई आयतन होता है और ना ही कोई द्रव्यमान होता है, तो स्नेह ये पदार्थ नहीं है। उसके बाद देखिए गंध, गंध भी पदार्थ नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट घृणा, घृणा भी पदार्थ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट बादाम, बादाम हमारा पदार्थ है क्योंकि उसका अपना द्रव्यमान होता है, वह जगह घेरता है, और उसका आयतन भी होता है, आयतन होता है या जगह घेरता है, दोनों सेम ही चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं विचार, विचार हमारा पदार्थ नहीं है। ओके, क्योंकि इसका कोई आकार, आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखिए शीत, तो शीत भी पदार्थ नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए नींबू पानी, नींबू पानी पदार्थ है क्योंकि नींबू पानी का अपना द्रव्यमान होता है और नींबू पानी जगह घेरता है। फिर नेक्स्ट देखिए इत्र की सुगंध, अब यहाँ पर बोला जा रहा है इत्र की सुगंध, तो जो सुगंध है ये पदार्थ नहीं है लेकिन इत्र पदार्थ है, और यहाँ पर बोला जा रहा है इत्र का सुगंध, तो इसीलिए ये पदार्थ नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ सुगंध लिखा हुआ है, इत्र का जो सुगंध होता है वह उसमें द्रव्यमान नहीं पाया जाता है, वह आयतन भी नहीं होता है उसमें, इसीलिए वो पदार्थ नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू का पानी पदार्थ के उदाहरण है क्योंकि इनका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका अपना आयतन होता है। ओके, तो इस तरीके से एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। देखिए गर्मागर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? ओके, बेसिकली क्वेश्चन बोला गया है कि कारण बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि ओरिजिनल आंसर यहाँ से आ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए हम लोग पढ़े हैं पदार्थ, और पदार्थ का कुछ गुण होता है। जब भी हम लोग पदार्थ को गर्म करते हैं, पदार्थ को गर्म करते हैं, तो इसके जो कण होते हैं फैलने लगते हैं। ओके, कण फैलने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं, और कणों, जो पदार्थ के कण होते हैं हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। यह भी पदार्थ का गुणधर्म है, तो हमेशा गतिशील रहते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसकी गतिशीलता और बढ़ जाती है। ओके, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसलिए जब खाना गर्म रहता है तो उसका जो खाना का जो कण होता है वो दूर दूर तक जा पाता है और हमारे नाकों तक पहुंचता है, जिससे कि हमें खाने की सुगंध का पता चलता है। और जब खाना ठंडा रहेगा तब उसके कण बहुत धीरे धीरे गति करेंगे, जिससे कि हमारे नाकों तक उसका जो गंध है वो नहीं पहुंच पाता है। फिर नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? मतलब देखिए गोताखोर स्विमिंग पूल का पानी को काट पाता है, कहने का मतलब आगे बढ़ पाता है, पानी में तैर पाता है, उसके पीछे पदार्थ का कौन सा गुण छिपा हुआ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पहला देखिए पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओके, देखिए यहाँ पर मैं और एक बार साफ साफ लिखता हूँ, ये एक पानी का एक कण है, यहाँ पर दूसरा पानी का एक कण है, तो पानी का जो कण होता है उसके बीच में जो दूरी होता है पानी में यानी कि तरल में, ओके, अधिक होता है अपेक्षाकृत ठोस का। ठोस में बहुत कम जगह होता है, लेकिन पानी तरल होता है यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका बीच में जो स्थान होता है ये थोड़ा ज़्यादा स्थान रहता है, इसीलिए आसानी से गोताखोर बीच से पार हो पाता है। फिर नेक्स्ट देखिए जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ओके,
जो जल का कण देखिए दूर दूर है, जितना दूर होगा उतना ही कम आकर्षण होगा। तो इस तरीके से आकर्षण बल भी कम होता है, जिसके कारण गोताखोर पानी को काट पाता है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्लियर है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे पदार्थ मानकर चलिए, यहाँ पर एक मैं बर्फ का टुकड़ा ले लिया, यहाँ पर ये बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ का टुकड़ा में भी देखिए यहाँ पर एक जल का कण, फिर यहाँ पर जल का कण, फिर यहाँ पर एक जल का कण, इस तरीके से वो अरेंज रहता है। अरेंज नहीं भी रहेगा, अल्टरनेट रहेगा, फिर भी उसके बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान। जैसे यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है, उसके बाद इधर से भी रिक्त स्थान है, तो ये सब रिक्त स्थान पाया जाता है। सेकंड देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक कण ये है और दूसरा कण ये है, तो ये दूसरा कण पहला कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये पहला कण भी दूसरा कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओके, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल पाया जाता है, हर एक कण में ये होता है। क्लियर है ना। तो आज के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। फिर तीसरा देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मैंने पहले भी बताया इसको अभी तुरंत कि पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा गतिशील होते हैं, ये इधर उधर हमेशा मूव करते रहते हैं, इधर उधर हमेशा आते जाते रहते हैं। ओके, वो अलग बात है कि हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे ये कारण है कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारे आंखों में नहीं दिखाई देता है। ओके, लेकिन अगर बारीकी से देखेंगे, एकदम इसको जूम करके, ओके, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एडवांस माइक्रोस्कोप में, तो पता चलेगा कि पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा गतिशील हैं, इधर उधर हमेशा ये लोग घूम रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं पहले भी, और छोटे होने के कारण ही इनका जो गति है वो दिखाई नहीं देता है, तो इसको भी याद कर लेना पड़ेगा। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए, पदार्थ का जो विशेषता है वो क्या क्या है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। इसे याद कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 6। ओके, पेज नंबर 6 पहला क्वेश्चन है, किसी पेज नंबर 6 से, बुक का पेज नंबर 6 से। ओके, आप अगर बुक निकालिएगा आपका एनसीईआरटी बुक, तो उसमें 6 पेज नंबर में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसका यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे। पहला नंबर देखिए, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर देखिए द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करिए। पहला है वायु, दूसरा चिमनी का धुआं, तीसरा शहद, चौथा जल, और फिर है नेक्स्ट चौक, फिर रुई और लोहा। तो इसको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब सबसे अधिक घनत्व किसका है, उसके बाद कम घनत्व किसका है, फिर कम घनत्व किसका है, फिर कम घनत्व किसका है। घनत्व कहने का मतलब देखिए, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, घनत्व बराबर। ओके, घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। और इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा वस्तु या कौन सा पदार्थ कितना घना है। ओके, कितना मतलब जटिल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम जटिल यानी कि सबसे कम आयतन होता है वायु का। ओके, वायु के बीच में, वायु के कणों के बीच में बहुत ही अधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए इसका घनत्व कम होगा। ओके, और वहीं लोहा को देखेंगे तो लोहा इस तरीके से सब जितना भी कण होता है सब एक दूसरे से बहुत नज़दीक होते हैं। लेकिन अगर वायु को देखेंगे तो वायु का कण एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, इस तरीके से दूर दूर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वायु के बाद उससे ज़्यादा घनत्व होता है चिमनी का धुआं, क्योंकि इसमें धुआं भी मिक्स होता है। उसके बाद देखिए रुई, रुई के बाद फिर ज़्यादा घनत्व है जल का, जल से भी ज़्यादा घनत्व है शहद का, शहद से भी ज़्यादा घनत्व है चौक का, और सबसे ज़्यादा घनत्व है देखिए लोहा का। तो इसे याद कर लीजिएगा। और याद करने वाली क्या बात है, बस इसमें समझना है कि घनत्व किसका ज़्यादा रहेगा। जिस पदार्थ के कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होगा उसका घनत्व कम होगा। ओके, और रिक्त स्थान अगर नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही कम रिक्त स्थान है, तो इसका घनत्व अधिक है, लोहा का घनत्व अधिक है, लोहा के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। इसका उत्तर देखिए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। यहाँ पर सारणी है, यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। यहाँ पर जो पहला कॉलम है, इस कॉलम पर हम लोग देखेंगे गुण, उसके बाद इधर देखेंगे ठोस, द्रव और गैस। देखिए पहला गुण है आकार। ठोस का जो आकार होता है निश्चित होता है,
और जो इसका सीमाएं होता है वह भी स्पष्ट होता है। निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं। फिर देखिए द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। उसके बाद गैस का देखिए, गैस कोई निश्चित आकार नहीं, गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट गुण में है आयतन। ठोस का जो आयतन होता है निश्चित आयतन होता है और द्रव का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। उसके बाद देखिए गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं, यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा जो गुण है वो है दृढ़ता यानी या फिर तरलता। फिर देखिए ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं। फिर देखिए द्रव में ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट गैस में ये बह सकती है यानी कि फ्लो करती है। ओके, अगर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो जो मैं रीड कर रहा हूँ उससे नोट करते जाइए। फिर देखिए यहाँ पर चौथा नंबर में कणों के बीच आकर्षण बल। ओके, कणों के बीच आकर्षण बल। ठोस में अधिकतम आकर्षण बल रहता है। उसके बाद द्रव में देखिए ठोस से कम। फिर गैस में ठोस द्रव एवं गैस से कम। ओके, ठोस द्रव एवं गैस दोनों से कम होता है आकर्षण बल कणों के बीच। फिर देखिए अगला गुण है हमारा कणों की स्थिति। देखिए ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं। ओके, कण बहुत पास पास होते हैं। फिर देखिए द्रव में कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट गैस। गैस का जो कणों की स्थिति है उसको देखिए कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा। तो इसे नोट करते जाइए। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा जो गुण है वो संपीड्यता। ओके, तो देखिए ठोस में संपीड्यता जो होता है नगण्य होता है। फिर द्रव में जो संपीड्यता होता है वह संपीडनीय होता है। थोड़ा सा मतलब द्रव को हम लोग थोड़ा सा संपीडन कर सकते हैं। फिर देखिए गैस में जो संपीडनीय होता है वो बहुत अधिक होता है, अधिक या अत्यधिक संपीडन। नेक्स्ट हमारा है विसरण। तो देखिए ठोस में देखिए एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। ओके, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। फिर देखिए द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। अब देखिए द्रव में ठोस और गैसों का विसरण होता है। उसके बाद देखिए गैस में है यहाँ पर गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। तो इससे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे देखिए सेकेंड नंबर की ओर, बी नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। किस पर टिप्पणी करना है? देखिए पहला दृढ़ता, दूसरा संपीड्यता, तीसरा तरलता, फिर बर्तन में गैस का भरना, उसके बाद आकार, फिर गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो इन सब पर हम लोगों को एक टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला हमारा है देखिए दृढ़ता। ओके, दृढ़ता जिसको इंग्लिश में रिगिडिटी कहते हैं। देखिए पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। ओके, दृढ़ता कहने का मतलब पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने का कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर चलिए मैं एक यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए इसमें दृढ़ता पाया जाता है। अगर इसको हम लोग दबाएंगे, ऊपर से कंप्रेस करेंगे, कस के दबाएंगे तो क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा। तो जिस गुण के कारण ये नहीं दब रहा है उसको बोलते हैं हम लोग दृढ़ता। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं एक रुई का टुकड़ा लेता हूँ। ओके, रुई का टुकड़ा लेता हूँ। अब इसे फिर दबाने का कोशिश करता हूँ। अगर इसे मैं दबाने की कोशिश करूँगा तो ये दब जाएगा, रुई है तो दब जाएगा। तो इसका दृढ़ता कम है। लकड़ी का दृढ़ता ज़्यादा है, रुई का दृढ़ता कम है। क्लियर हो गया दृढ़ता से। अब देखिए नेक्स्ट है संपीड्यता। तो देखिए संपीड्यता जिसको इंग्लिश में हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैसें अधिक संपीडित की जा सकती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसीलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। तो देखिए संपीड्यता का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम लोग ऊपर से दबाएंगे तो क्या ये दबेगा? ये दबेगा? नहीं दबेगा, ये नहीं दबेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक रुई का टुकड़ा लेते हैं। ओके, और इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो ये दबकर चिपटा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं संपीड्यता। ओके, इस दबने की जो इसकी
क्षमता है उसी को कहा जाता है संपीड़ितता, या फिर दबने का जो गुण है उसको बोलते हैं संपीड़ितता। अब देखिए दबता क्यों है, मानकर चलिए यहाँ पर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लेता हूँ, इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इसका जो लकड़ी का कण है इस तरीके से दिखेगा, और इसका बीच बीच में देखिए रिक्त स्थान आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, रिक्त स्थान दिख रहा होगा, यहाँ पर बीच बीच में ये रिक्त स्थान है, ये आसपास रिक्त स्थान है। तो क्या होता है, जब हम लोग इसको कंप्रेस करते हैं, ऊपर से इसको हम लोग दबाते हैं, तब यहाँ जो रिक्त स्थान है वो कम हो जाता है। एक कण दूसरे कण के बहुत समीप आ जाता है, कुछ इस तरीके से सब कण एक दूसरे पर सट जाएगा, बहुत नज़दीक आ जाएगा। नज़दीक आ जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं संपीड़ितता। मतलब जो बीच में रिक्त स्थान है वह कम हो जाता है और कण समीप आ जाते हैं, एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा तीसरा तरलता। ओके, तरलता, फ्लूइडिटी। देखिए पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। अब देखिए पदार्थ मानकर चलिए यहाँ पर मैं तेल रख देता हूँ, ऑयल रख देता हूँ। ओके, ऑयल यहाँ पर रख देता हूँ, नीचे यहाँ पर मैं इसे गिरा देता हूँ ऑयल को, तेल को, तो ये बहेगा। कौन सी बात है, बहेगा। या फिर हम लोग पानी डाल देते हैं, कहीं पर पानी डाल देते हैं तो पानी बहता है, तो बहने की जो प्रवृत्ति है इसी को बोलते हैं हम लोग तरलता। देखिए द्रव तथा गैस बहती है। ओके, हवा भी बहती है और पानी भी बहता है, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है। कौन सी बात है, गैस अधिक तरलता उसमें पाया जाता है और वह अधिक बहता है, और जो पानी हो गया या ऑयल हो गया, द्रव हो गया, ये कम बहता है गैस की अपेक्षा। फिर देखिए नेक्स्ट, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब देखिए गैस एक कण यहाँ, दूसरा कण यहाँ रहेगा, तीसरा कण यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ रहेगा, मतलब आपस में देखिए दो कण के बीच की दूरी बहुत अधिक है। ओके, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है और आपस में जो आकर्षण बल है ये बहुत कम है। लेकिन उसी तरीके अगर हम लोग देखेंगे एक तेल का, ऑयल का, तो इसका जो है वो मतलब कण थोड़ा नज़दीक रहेगा, गैस की अपेक्षा नज़दीक रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर रिक्त स्थान थोड़ा कम होता है और आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो देखिए आगे हम लोग हमारा है 4 नंबर में देखिए बर्तन में गैस का भरना। तो देखिए किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरान्विक बल के कारण होता है। ओके, तो देखिए बर्तन में गैस का भरना, देखिए किसी बर्तन में गैस को मतलब गैस आसानी से भर जाता है। देखिए अगर कोई बोले कि ये बोतल है, यह खाली है कि भरा हुआ है, तो देखिए बोतल कभी भी खाली नहीं रहता है, उसमें हमेशा हवा भरा हुआ रहता है। अगर बोतल खाली है तो इसमें हवा तो हमेशा भरा हुआ रहेगा ही। क्लियर है। तो देखिए जो गैस होता है उसमें गतिज ऊर्जा होता है, यहाँ पर घुस कर पूरा मतलब बर्तन में अपना जगह बना लेता है। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर, आकार। तो आकार देखिए जिसको हम लोग इंग्लिश में शेप कहते हैं। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतरान्विक बल, जिसको इंग्लिश में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, होता है। ओके, ठोस में अधिकतम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब दो कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए ठोस बहुत दृढ़ होते हैं, इसमें बहुत अधिक आकर्षण बल पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसीलिए इसका आकार निश्चित होता है, आसानी से इसको कोई दबा भी नहीं सकता है, संपीड़ित नहीं कर सकता है। जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ओके, तो देखिए जो ठोस है इसका आकार निश्चित होता है और गैस के साथ द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो देखिए पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में बहती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, देखिए पदार्थ के कणों की गति के कारण उनमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। मानकर चलिए यहाँ पर देखिए कण है तो ये कण आगे बढ़ेगा, मतलब गति में आएगा। गति में आने के कारण इसमें एक ऊर्जा आ जाता है,
ओके, ऊर्जा आ जाता है, इसी ऊर्जा को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अब इससे दूसरा एग्जाम्पल गतिज ऊर्जा का हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप अभी खड़े हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आप में अभी कम ताकत है, लेकिन आप अगर दौड़ने लगोगे ओके, तो आप में अधिक ऊर्जा आ जाएगा, अधिक ऊर्जा आ जाएगा। तो आप दौड़ें और दौड़ने के कारण आपको आप में अधिक ऊर्जा आ गया, इसी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ओके, जैसे कि यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, एक डंडा है, यहाँ पर एक डंडा है। ओके, डंडा से आप किसी को पीटते हो तो धीरे से अगर पीटते हो इस तरीके से तो कम चोट लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर जो डंडा है उसे स्पीड से पीटते हो ओके, स्पीड से मारते हो तो ज़्यादा दर्द करेगा। तो स्पीड से मारने से ज़्यादा दर्द क्यों किया? क्योंकि इस डंडा में गतिज ऊर्जा आ चुका है। ओके, गतिज ऊर्जा आ जाने के कारण स्पीड से मारने से ज़्यादा दर्द करता है और धीरे से मारने से कम दर्द करता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए 7वां नंबर, घनत्व, डेंसिटी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है प्रति इकाई आयतन, ओके, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी कि हम लोग द्रव्यमान को अगर आयतन से भाग दे देते हैं तब हमारा घनत्व प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पर जो ठोस है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव का ठोस से कम होता है और गैस का बहुत ही कम घनत्व होता है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, कारण बताइए। तो देखिए, कारण बताना है। पहला नंबर, गैस पूरी तरह एक बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, तो इसका क्या कारण है? कौन सा गुण है जिसके कारण गैस बर्तन को पूरी तरीके से भर देता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है। विचरण मतलब फैलना, यानी कि चलना। ओके, चलना या फिर फैलना समझ सकते हो, स्प्रेड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेड। तो देखिए, तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। तो देखिए, हम लोग गैस को किसी बर्तन में रखेंगे तो पूरा बर्तन को ही भर देता है। उसका कारण यही है कि देखिए, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो गैस का जो कण होता है, एक कण, एक मॉलिक्यूल, वो बहुत इधर उधर हमेशा इधर उधर मूव करते रहता है, बहुत तेजी से करते रहता है। और आकर्षण बल, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, दोनों के बीच का आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कोई भी बर्तन में हम लोग गैस को रखते हैं तो गैस पूरा बर्तन में भर लेता है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर, बी नंबर का क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो देखिए, जो गैस है बर्तन के दीवार पर दबाव डालती है। मान कर चलिए, यहाँ पर एक मैं बोतल लेता हूँ या फिर गिलास लेता हूँ, यहाँ पर अगर कुछ गैस भरा हुआ है तो जो गैस है वो इस बर्तन के दीवार यानी कि इधर और नीचे सब तरफ, ओके, सब तरफ एक दबाव डालती है। इधर भी दबाव डालेगी, इधर भी दबाव डालेगी। ओके, तो क्यों दबाव डालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। क्लियर हो गया होगा ना कि देखिए, गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, मतलब इधर उधर हमेशा इधर उधर ये लोग भटकते रहते हैं। जो कण है वो कहीं भी अनियमित और तीव्र गति से, और यही कारण है कि जो बर्तन है, देखिए बर्तन का जो दीवार है, यहाँ पर चलिए एक कण है, मान कर चलिए ये कण है, इधर उधर सब तरफ जा रहा है, ये कण जा रहा है, तो इधर दीवार में भी तो टकराएगा, और जब दीवार में टकराएगा तो यहाँ पर दबाव उत्पन्न होगा। कॉमन सी बात है, यहाँ से जो कण है कस के इधर आएगा, एक बार इस दीवार में टकराएगा, दबाव उत्पन्न होगा ही। अब नेक्स्ट है हमारा सी नंबर। देखिए, सी नंबर का क्वेश्चन है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? कॉमन सी बात है, क्योंकि इसका आकार आयतन निश्चित होता है। तो चलिए आंसर आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, लकड़ी की मेज ठोस कहलाते हैं क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं तथा बहते नहीं। ये गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। कौन सी बात है, लकड़ी का जो मेज रहता है वह दृढ़ रहता है। एक लकड़ी का मेज इस तरीके से है, इसको दबाएंगे तो क्या यह चिपटा हो जाएगा? दबेगा नहीं, दबेगा। इसका आकार निश्चित रहता है, आयतन भी निश्चित रहेगा, इसका सीमाएं मतलब इसका जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, ये भी हमेशा निश्चित रहेगा। इसको हम लोग संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, तो ठोस कहलाएगी। कौन सी बात है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए डी नंबर,
हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो देखिए, हवा में तो हम आसानी से अपना हाथ जो है उसको इधर उधर आसानी से कर पाते हैं, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा, ओके, लकड़ी का टुकड़ा यानी कि लकड़ी एक ठोस है और ठोस लकड़ी में हाथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको करने के लिए हम लोगों को कराटे सीखना पड़ेगा और कराटे में महारत हासिल करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा क्यों है कि हमारा जो हाथ है हवा में आसानी से इधर उधर हो पाता है लेकिन लकड़ी में नहीं होता है? तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए आंसर, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम यानी कि नगण्य होता है, इसीलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं यानी कि क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। तो कॉमन सी बात है। देखिए, हवा का जो कण होता है वो दूर दूर होता है, इसका आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो आसानी से हम लोग एक कण को दूसरे कण से दूर कर सकते हैं और अपना हाथ को इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करें लकड़ी का टुकड़ा का, तो उसका कण एक दूसरे से बहुत समीप होते हैं, बहुत कम रिक्त स्थान होता है और आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इन आकर्षण बल को तोड़कर इन दो कणों को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में हम लोगों को बल का आवश्यकता पड़ता है, जो कि सिर्फ एक कराटे मैन यानी कि जो आदमी कराटे में दक्ष है वही कर सकता है। तो इसी के लिए हवा में लोग आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी में हाथ चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक मज़ेदार क्वेश्चन है। ये एक पानी है, ओके, पानी मानकर चलिए, पानी है यहाँ पर। अगर हम लोग पानी के ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं तो बर्फ़ नीचे जाना चाहिए, ज़मीन की तरफ जाना चाहिए, तल में जाना चाहिए, लेकिन तल में न जाकर वो ऊपर ही तैरता है। बर्फ़ कभी भी पानी के नीचे नहीं रहता है, पानी के ऊपर सतह पर वो तैरता है। तो क्या कारण है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बर्फ़ पानी के जमने से बनती है। कॉमन सी बात है, पानी जब जमता है तब बर्फ़ बनता है। और आगे देखिए, जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं। तो देखिए, मान कर चलिए पानी, यहाँ अगर जल का बात करूँ मैं, तो पानी इस तरीके से है, इसके बीच में रिक्त स्थान इतना है, इतना रिक्त स्थान है, आप देख सकते हैं, ओके, इस तरीके से। लेकिन जब ये बर्फ़ बन जाता है ठोस, तो इसका जो रिक्त स्थान वो मतलब ज़्यादा रिक्त स्थान होने लगता है, इस तरीके से रिक्त स्थान ज़्यादा होने लगता है और इसका घनत्व कम हो जाता है और जल का घनत्व अधिक हो जाता है। ये बर्फ़ है, बर्फ़ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, तो इसीलिए वो ऊपर तैरने लगता है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह यानी कि केज लाइक संरचना बना लेती है, जिससे उसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। तो वही कारण है कि बर्फ़ का घनत्व कम होता है और उतना ही, अगर हम लोग देखिए 1 लीटर पानी से बर्फ़ बनाएंगे और 1 लीटर पानी रखेंगे, तो 1 लीटर पानी रखेंगे उसका घनत्व अधिक होगा। 1 लीटर पानी का मैं बात कर रहा हूँ, पानी का घनत्व अधिक होगा लेकिन बर्फ़ का घनत्व कम होगा, और जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरने लगता है। तो इसीलिए बर्फ़ का घनत्व कम होता है और वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 9 की ओर। पेज नंबर 9 में देखिए, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ओके, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए, पहला नंबर है 300 केल्विन और बी नंबर है 573 केल्विन। तो अभी तक आपने तापमान के बारे में बस डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा और डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा, लेकिन अब आप पढ़िएगा केल्विन। ओके, केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन से भी मापा जाता है, इसको याद रखना है। पहला नंबर देखिए 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन। तो यहाँ पर क्या करना है,
जब कभी भी केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना रहेगा तो याद रखिएगा 273 आप माइनस कर दीजिएगा, 273 माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला नंबर का आंसर केल्विन में तापमान, आपका केल्विन में तापमान देखिए ए नंबर में 300 केल्विन है। तो देखिए इस तरीके से जो फॉर्मूला है आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पर ये 3 लास्ट में हो गया, ये मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल 3 होगा। ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए टेम्परेचर केल्विन बराबर टेम्परेचर सेल्सियस प्लस यहाँ पर 273 लिखना है, 273। तो देखिए केल्विन में टेम्परेचर 300 है ए नंबर में, उसके बाद टेम्परेचर सेल्सियस प्लस 273। ओके, 273। अब यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर जो सेल्सियस है उसको इधर ही रहने देंगे और 273 को इधर ले आएंगे। ओके, इधर लाएंगे तो 300 माइनस 273 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से बराबर के इधर लाएंगे तो फिर माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर सेल्सियस बराबर 300 माइनस 273 सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद देखिए बी नंबर में देखिए 573 है, तो 573 में डायरेक्ट हम लोग 273 माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए 573 में डायरेक्ट हम लोग 273 माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, बस 273 जो है माइनस करना है, केल्विन में सेल्सियस आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? जल की भौतिक अवस्था। ओके, जल की भौतिक अवस्था कहने का मतलब जल के 3 अवस्था होता है। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव्य होता है, ओके, द्रव्य, और तीसरा गैस होता है। तो बताना है कि अगर 250 डिग्री सेल्सियस है तो ठोस है या द्रव है या गैस है, और 100 डिग्री सेल्सियस है तो ठोस है या द्रव है या गैस है। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए आप याद रखिएगा कि कोई भी जल है, ओके, नॉर्मल पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू होता है, मतलब खौलना शुरू होता है, और खोलने के बाद वो गैस बन जाता है। देखिए पहला नंबर है ए नंबर 250 सेल्सियस, तो इसमें ठोस होगा, द्रव होगा, क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जल का क्वथनांक मतलब जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू होता है, तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था यानी कि भाप में बदल जाएगी। कॉमन सी बात है कि 100 डिग्री में वो बॉईल होने शुरू होगा, खोलना शुरू होगा। अगर फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओके, टेम्परेचर बढ़ गया तो जो पानी है वो तो भाप बन के उड़ने लगेगा ऊपर सब। तो इस तरीके से 250 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी पानी रहेगा वो भाप के रूप में रहेगा, तो वो गैस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बी नंबर है देखिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस द्रव्य तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर अगर बर्तन है, कोई बर्तन है, तो कुछ तो नीचे गर्म रहेगा, बहुत अधिक गर्म रहेगा, और ये खोलना शुरू करेगा या फिर खोलते रहेगा, और कुछ जो है भाप बन के ऊपर भी रहेगा। कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा पानी का, तो कुछ भाप में भी रहेगा और कुछ यहाँ पर तरल अवस्था में भी रहेगा, यानी कि नीचे ही गर्म रहेगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन है कि पदार्थ का अवस्था, देखिए हम लोग 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो इस जो ठोस, द्रव और गैस जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर मैं अगर पानी गर्म करता हूँ, पानी गर्म कर रहा हूँ, ओके, तो देखिए यहाँ पर अब 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो बर्नर है, चूल्हा है, उसको ऑन रखा हूँ, ओके, ऑन रखा हूँ। तो देखिए यहाँ से तो गर्मी जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो इसका जो पानी का जो तापमान है बहुत अधिक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, वो धीरे धीरे अधिक होता है, एक ही बार में अधिक नहीं होता है, ओके, धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर क्या कारण है कि जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि द्रव से गैस बन रहा है, तो इसका जो तापमान रहेगा स्थिर रहेगा।
जो तापमान होता है नीचे नीचे से जो गर्मी जा रहा है, जो ऊर्जा जा रहा है, उसमें ऊर्जा वो देखिए जल का यहाँ पर मैं दो कण बनाता हूँ, एक कण ये है, दूसरा कण ये है, इसका बीच में आकर्षण बल होता है। तो जो ऊष्मा आता है, ये जो ऊष्मा आ रहा है, ऊष्मा इस आकर्षण बल को तोड़ने का काम करेगा और यहीं पर वो ऊष्मा खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ये जो ऊष्मा है दो कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ने का काम करेगा, जिसके कारण अवस्था परिवर्तन के दौरान जो तापमान है वो स्थिर रहता है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो देखिए वायुमंडलीय गैस को द्रव में बदलना है, ओके, तो इसका कौन कौन सा विधि है? तो वैसे हम लोग कंप्रेस करके कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन O2, आजकल कोरोना महामारी चला है तो ऑक्सीजन का काफ़ी डिमांड है, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन रहता है उसी को हम लोग सिलेंडर में भर देते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेस को बताना है कि कैसे भरा जाता है। तो देखिए दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि हम लोग एक कुछ हवा लेते हैं, मानकर चलिए कहीं से वायुमंडल से हवा ले लिए इसको, उसके बाद इसका जो ताप है, ओके, ताप को हम लोग कम कर देंगे यानी कि इसको हम लोग ठंडा रखेंगे। उसके बाद इसका जो दाब है उसको बढ़ाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, सब तरफ से इसको दबाएंगे, सब तरफ से दबाएंगे, चारों तरफ से इसको हम लोग दबाएंगे, तो ये इसका आयतन छोटा हो जाएगा और ये तरल बन जाएगा। देखिए विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर उसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। तो देखिए ये वायु का कण है, मैं 4 कण बनाता हूँ, इधर से भी इसको दबाएंगे, इधर से भी इसको दबाएंगे, इधर से भी इसको दबाएंगे और इसको भी इधर से दबाएंगे, तो क्या होगा, सबका सब कण बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा और इसको हम लोग सिलेंडर में भर देंगे। ये बहुत अधिक सामने आ जाएगा तो ये तरल बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, फिर इसको हम लोग सिलेंडर में भर देंगे और फिर यूज करने के लिए ले जाएंगे। इस तरीके से वायुमंडलीय गैस को द्रव में बदला जाता है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद ये वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये वायुमंडलीय गैस है, नॉर्मल वायुमंडलीय गैस है, ऊपर यहाँ पर पिस्टन है, ओके, पिस्टन, यहाँ से इसको हम लोग दबाएंगे, कहीं भी आसपास हवा भागने का जगह नहीं है, ओके, यहाँ कोर्क बंद किया हुआ है तो गैस बिल्कुल दब जाएगा। और देखिए वायुमंडलीय दाब, तो यहाँ पर और ये दबेगा, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा दबाएंगे। यहाँ पर देखिए शुरू में क्या था कि कण के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा था, यहाँ पर रिक्त स्थान कम हो गया और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कम हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है रिक्त स्थान। तो इस तरीके से जब बहुत कम रिक्त स्थान होगा तो वो द्रव में बदल जाएगा। उसके बाद ये द्रव को हम लोग इधर सिलेंडर में पैक करके फिर इसका यूज करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये इससे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 11 की ओर। 11 पेज नंबर का क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो देखिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्मी का दिन में कूलर यूज करते हैं तो ठंडा क्यों लगता है? तो देखिए उत्तर, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है। कॉमन सी बात है, गर्मी का दिन में वायु में नमी बहुत कम रहेगा, ओके, वायु में जल का कण कम रहेगा और तापमान अधिक रहेगा, बहुत गर्मी लगता है गर्मी का दिन में, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि अगर कहीं पर हम लोग पानी रखे हैं तो ये वाष्प बनकर आसमान में चला जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैल कर ठंडक प्रदान करती है। तो देखिए क्या होता है, एक्चुअल में कूलर अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें कॉम्ब होता है, ओके, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जिसे रहता है, जाली, यहाँ पर फैन रहेगा, इधर इसका ये आर्म हो गया और इधर कॉम्ब रहेगा, ओके, इस तरीके से, और यहाँ पर पानी गिरते रहेगा ऊपर से। तो क्या होता है कि कहीं पर पानी है, मान कर चलिए यहाँ पर ये कपड़ा का एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये कपड़ा या फिर कूलर का साइड में जो पुआल जैसे रहता है वहाँ पर पानी है। अब यहाँ ये जो पानी है वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएगा, और जब कभी भी वाष्पीकरण होता है, ओके, वाष्पीकरण होता है तो शीतलता उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, जब कभी भी वाष्पीकरण होता है तब शीतलता उत्पन्न होती है। तो ये जो यहाँ पर पानी है ये वाष्पीकृत होगा तो शीतलता उत्पन्न होगा, और शीतलता के कारण ही कूलर से, यानी कि कूलर के अंदर से ठंडी हवा निकलती है, जिससे कि रूम
ठंडा हो जाता है। ये बात समझ में आई। अब देखिए, गर्मी का दिन में भी आपका चेहरे पर या फिर आपके हाथ पैर पर पसीना निकलता है। ओके, पसीना निकलता है। तो पसीना निकलने के कारण यही है कि पसीना निकले और ये वाष्प बनकर उड़ जाए। पसीना निकले और वाष्प बनकर उड़ जाए, और जब भी वाष्प बनकर उड़ेगा, वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण होगा, तब शीतलता मिलती है। तो इसी के लिए हमारा शरीर जो है पसीना निकालता है, ताकि हम लोग को गर्मी दिन में हमारा शरीर गर्मी से फाइट कर सके। वाष्पीकृत हो जाता है पसीना, और वाष्पीकरण जहाँ भी होगा तो शीतलता मिलेगा, तो हमारा शरीर को शीतलता मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। ये घड़ा है, ओके, ये घड़ा है, ये घड़ा है। घड़ा देखिए मिट्टी का रहता है, तो यहाँ पर बाहर भी जल का कुछ कण तो आ ही जाता होगा, जल का कुछ कण। अब देखिए, बाहर गर्मी है, हवा है, ओके, गर्मी है, बहुत धूप है, तो यहाँ पर जो भी धूप आएगा वो यहाँ का जो जल है, साइड साइड में जो पानी है, इसको उड़ा कर ले जाएगा, यानी कि वाष्पीकृत करके ले जाएगा। वाष्पीकरण होगा यहाँ पर, और जब वाष्पीकरण होता है तो मैंने अभी भी कई बार बताया कि जहाँ भी वाष्पीकरण होगा वहाँ पर शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो वाष्पीकरण यहाँ से होता है और शीतलता मिलता है, तो शीतलता अंदर में जो भी पानी रहता है वो ठंडा हो जाता है। क्लियर है? तो इसलिए घड़े का पानी ठंडा होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से लिखना है। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र यानी कि पोर्स होते हैं, जिनसे पानी बाहर रिसता है, जिसको हम लोग शिपिंग कहते हैं, तथा उसका वाष्पीकरण हो जाता है। उसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है, और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके यानी कि घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल में ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसीलिए मटके यानी कि घड़े का जल ठंडा होता है। तो बस इसमें अगर समराइज करेंगे तो यही है कि ये मटका है, ओके, ये मटका है। अब मटके के अंदर जल है, मटके के अंदर जल है, जल इसके साइड साइड में भी आ जाता है बाहर, और बाहर आ जाता है, और बाहर आएगा तो पानी जो है वाष्पीकृत होकर ऊपर तो जाएगा ही, ओके, वाष्पीकृत हो जाएगा और यहाँ से हटने लगेगा। और जहाँ कहीं भी वाष्पीकरण होता है तो शीतलता उत्पन्न होता है, ठंडक मिलता है, तो अंदर का जो पानी रहता है वो ठंडा हो जाता है। यही ठंडक के कारण, ओके, वाष्पीकरण से ठंडा उत्पन्न होता है, और यही से ठंड से पानी जो अंदर रहता है ये पूरा ठंडा हो जाता है। बस इतना ही समझना है। लेकिन जब आप लिखिएगा तो इस तरीके से लिखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि हमारा मानकर चलिए हथेली है, यहाँ पर हम लोग अगर पेट्रोल रखते हैं या फिर एसीटोन रखते हैं तो ये तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल अपने हाथ पर रखिएगा तो तुरंत गायब हो जाता है, वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाता है। और मैंने कई बार बताया कि जहाँ कहीं भी वाष्पीकरण होगा वहाँ पर ठंडक मिलेगी, ओके, ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी। तो इसीलिए हम लोगों का हथेली में जब भी पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और हम लोगों को शीतलता प्रदान करता है। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। जैसे मैंने बार बार कहा कि वाष्पीकरण जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर शीतलता उत्पन्न होगा। तो जो पेट्रोल है वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हम लोगों को ठंडा लगता है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, कप की अपेक्षाकृत, ओके, कप की अपेक्षाकृत प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी पाते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी आप अगर गांव में या फिर आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन होंगे तो गौर कीजिएगा, वे लोग कप से चाय पीने की अपेक्षा एक प्लेट जो कप में रहता है, कप के साथ प्लेट रहता है, प्लेट में चाय को डालकर उसके बाद पिएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर कप है, एक हाथ से कप, एक हाथ से प्लेट रहेगा, कप से प्लेट में चाय को डालेंगे, उसके बाद पिएंगे। तो ऐसे क्यों करते हैं वे लोग? या फिर आप कभी भी देखिएगा तो कप की अपेक्षा जो प्लेट है उसमें दूध या फिर चाय या पानी कुछ भी जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों, क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है, ओके, जिनका अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है।
इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी पाते हैं। तो देखिए, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, सतही क्षेत्रफल, उसमें वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो जल्दी शीतलता मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लेट इस तरीके से रहता है और कप आपका इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर सतही क्षेत्रफल किसका अधिक है? सतही क्षेत्रफल प्लेट का अधिक है और कप का तो बस इतना छोटा सा है। वाष्पीकरण कहाँ से होगा? बस इतना ही दूर से इसका वाष्प यानी कि भाप बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा एरिया से भाप निकलेगा बाहर। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर वाष्पीकरण होगा उतना ही ज़्यादा शीतलता मिलेगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो प्लेट जल्दी ठंडा हो जाता है, प्लेट में जो चाय रखा हुआ है या फिर दूध, और उसको हम लोग जल्दी से पी पाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो देखिए गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि क्या कारण है कि सूती कपड़े पहनना चाहिए। देखिए उत्तर, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े उष्मा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करते तथा सूती कपड़े यानी कि कपड़ों में छिद्र होते हैं जिनसे पसीना यानी कि स्वेट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से होता जाता है। इस प्रक्रिया यानी कि इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आराम, इसमें ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है। ओके, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पसीना को अवशोषित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं लेकिन पसीना को अवशोषित करते हैं और तेजी से वाष्पीकृत कर देते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है। और जहाँ पर वाष्पीकरण होगा तो वहाँ शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी। इसीलिए जब हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं तो अधिक गर्मी नहीं लगता है क्योंकि वाष्पीकरण होता रहता है जिससे हम लोगों को शीतलता मिलती रहती है। तो इसे नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी पार्ट 2 में लाऊंगा जिसमें बाकी जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है वो भी करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।